गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको श्वसन क्रिया में क्रेब्स चक्र पढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था। ग्लाइकोलिसिस पहले तो ये बता दें आपको कोशिका द्रव्य में होता है, और क्रेब्स चक्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह की संरचना होती है कोशिका में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस इसमें से छोटे छोटे निकल कर आ सकते हैं, या पूरा क्रेब्स चक्र के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बहुत कम आया है। इसके ऊपर अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्रेब चक्र क्योंकि बहुत बड़ा है और 11th-12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत विस्तृत है क्रेब चक्र, इतना ज़्यादा कि अगर मैं आपको थोड़ा बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत बड़ा है और इसे याद करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेहनत से सब कुछ आसान बनाया जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। क्रेब चक्र वैसे तो 12th क्लास में पूरे विस्तृत रूप में दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा उसका छोटा सा सारांश एक पढ़ेंगे और ध्यान देंगे कि किस प्रकार ये होता है। क्रेब्स चक्र श्वसन क्रिया का ही एक भाग है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि ये क्रेब्स चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे वैज्ञानिक थे क्रैब। सर क्रैब ने ही इसके बारे में भी बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया है, इसमें ये जो उंगली जैसी संरचना इसे क्रिस्टी कहते हैं, और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनसे क्रेब चक्र आगे बढ़ता है। क्रेब चक्र को हम सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि इसमें जो पहला उत्पाद बनता है वो सिट्रिक अम्ल होता है और अंतिम उत्पाद भी सिट्रिक अम्ल ही होता है। इस चक्र में, क्योंकि एक चक्र है, एक के बाद एक यौगिक बनता है और वापस फिर वही यौगिक बन जाता है। इस चक्र में लगभग 10 तरह के यौगिक बनते हैं। मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा, परंतु वो सब याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं शॉर्ट में भी आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इसमें जो प्रथम उत्पाद है वो सिट्रिक अम्ल है और अंतिम उत्पाद भी इसमें सिट्रिक अम्ल ही है। इसमें जो है O2 की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में आती है, तो बिना O2 के ये नहीं हो सकता। इस चक्र में मैंने जैसा बताया प्रथम उत्पाद भी और अंतिम उत्पाद दोनों सेम है, वो है सिट्रिक अम्ल। आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा, ये जब मैंने पढ़ाया था ग्लाइकोलिसिस में, ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए, ध्यान लगाने की जरूरत है, बिना ध्यान के ये समझ में नहीं आएगा। ग्लूकोज का जो एक अणु था वो 2 पायरुविक अम्ल में टूटा था, पायरुवेट। तो एक ग्लूकोज अणु 2 पायरुविक अम्ल में टूटता है, और क्रेब चक्र में एक पायरुविक अम्ल को अगर हम लें, एक पायरुविक यानी पायरुविक अम्ल के एक अणु से क्रेब चक्र शुरू होता है, तो 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, तो इसका मतलब क्रेब चक्र 2 बार चलेगा। तो होता क्या है कि सबसे पहले ग्लूकोज के 2 अणु पायरुविक अम्ल में टूट जाते हैं। ठीक है, ये आपका ग्लाइकोलिसिस में हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस। फिर जो आपका पायरुविक अम्ल है, ये एक पायरुविक अम्ल में कार्बन के 3 अणु होते हैं, तो 3 दूनी 6, इसलिए 2 अणु बन रहे हैं। अब ये जो होता है आपका पायरुविक अम्ल, ये एसिटिल कोएंजाइम ए में टूट जाता है। अब आपका जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये इसको पकड़ता है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट में 4 कार्बन के अणु होते हैं और ये मैट्रिक्स में उपस्थित होता है। अब एसिटिल कोएंजाइम ए इस ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करता है और सिट्रिक अम्ल बनाता है। सिट्रिक अम्ल में 6 कार्बन है। अब सिट्रिक अम्ल बहुत सारे एंजाइम है, उन सारे एंजाइमों के नाम बताऊंगा तो फिर कम से कम 1 घंटे की क्लास बनेगी, 1 घंटे से भी ज्यादा की क्लास बन जाएगी। हमें उन एंजाइमों के बारे में नहीं पढ़ना है, वो सब 12th क्लास में पढ़ना है। हमें यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा, मैं अभी इसकी छोटी सी समरी भी दूंगा,
उसमें आपको ये सब समझ में आएगा। अभी फिलहाल लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। सिट्रिक एसिड से फिर एकोनेटिक अम्ल बनता है, एकोनेटिक से आइसोसिट्रिक अम्ल बनेगा, आइसोसिट्रिक अम्ल से ऑक्सैलोसक्सिनेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड बनेगा, फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा, फिर ये फ्यूमेरिक एसिड में बदल जाएगा, फिर फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा और मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसीटेट और ऑक्सैलो एसीटेट एसिटिल कोएंजाइम के साथ सिट्रिक एसिड बनाएगा। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। इसके बाद फिर वही आ जाएगा ना, एसिटिल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड, तो पहला उत्पाद भी इसका सिट्रिक एसिड है और इसका अंतिम उत्पाद भी सिट्रिक एसिड है। तो ये बहुत बड़ा चक्र होता है, लगभग इसमें 10 यौगिक होते हैं। तो हमें 10 के 10 याद नहीं करने हैं। इस साइकिल में जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं या जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें 2 एंजाइम यूज होंगे। एक तो NAD, NAD क्या है इसकी फुल फॉर्म? निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन एमाइड। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, निकोटीन एमाइड लिख सकते हैं हम। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, निकोटीन एमाइड और एडेनिन और डाइन्यूक्लियोटाइड। लो ये हो गया डाइन्यूक्लियोटाइड। ऐसी FAD एक यूज करूंगा मैं एंजाइम, शॉर्ट फॉर्म है FAD होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये 2 एंजाइम हैं, इनकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है बच्चों, लेकिन इनमें ये क्रैब चक्र आपसे पूरा बहुत मुश्किल पूछा जाता है, लेकिन पेपर में कुछ भी आ सकता है। परंतु अभी तक जो बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं उनमें क्रैब चक्र बहुत कम पूछा गया है। हाँ, उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले याद रखो, क्रैब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पानी होता है, जो द्रव होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं हम बायोलॉजी में। तो उस मैट्रिक्स में क्योंकि बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं इसलिए वहां होता है। इसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, ये भी याद रखना, ये मैंने लिखा। इसमें जो पहला उत्पाद होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए सिट्रिक अम्ल चक्र भी इसे कहते हैं। याद रखो, क्रैब चक्र का दूसरा नाम है सिट्रिक अम्ल चक्र। तो प्रथम भी और अंतिम भी वही घूम के वही बन जाता है, तो इसलिए इसे चक्र कहते हैं। चक्र का मतलब जहां से चालू हो और वही वापस आ जाए तो ये चक्र है। तो हम इसमें साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल से चलते हैं और वापस सिट्रिक अम्ल बन जाता है। और उस बीच में जो जो क्रियाएं होती हैं, जो जो यौगिक बनते हैं, उनका मैंने एक चार्ट सा ही बनाया। लगभग 10 यौगिक इसके अंदर बनते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज अणु है वो ग्लाइकोलिसिस, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसमें 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं और पायरुविक अम्ल फिर एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलता है और फिर एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा रहता है, उसके साथ जुड़ता है, सिट्रिक अम्ल बनाता है। तो पहला उत्पाद जो हमारा है सिट्रिक अम्ल है, और फिर सिट्रिक अम्ल से एकोनिटिक अम्ल, एकोनिटिक अम्ल से आइसोसिट्रिक एसिड, फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट, फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और फिर सक्सिनिल कोएंजाइम, फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, और फिर बाद में ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। फिर वही क्रिया चालू हो जाती है एसिटिल कोएंजाइम के साथ। तो बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको अब थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाऊंगा और एक चार्ट बना देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। तो अब बच्चों जो कॉम्प्लेक्स था, जो आपने देखा, अब उसको थोड़ा सा आसानी से समझाने का अब समय है। आपको बताता हूँ कि होता क्या है। दरअसल होता यह है कि जो ग्लाइकोलिसिस कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट में टूटता है। इसमें एटीपी एडीपी में बदल जाता है। फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट के 2 अणु बनते हैं। फिर ये जो फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट है, ये पायरुविक अम्ल के 2 अणु में बदल जाता है। यहाँ पर इस क्रिया में NADH2 में बदल जाता है और ADP ATP में बदल जाता है। ये 2 इसमें यहाँ पे। अब ये जो पायरुविक अम्ल है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि
पायरुविक अम्ल एसिटिक कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको लिखना है और चित्र बना के दिखा देना है। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल एसिटिक कोएंजाइम ए की उपस्थिति में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल बनाता है। सिट्रिक अम्ल आइसोसिट्रिक अम्ल में और आइसोसिट्रिक अम्ल मैलिक अम्ल में। यहाँ पर NADH2 बदल जाता है और फिर मैलिक अम्ल ऑक्सो एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। यहाँ पर भी NADH2 में इस स्टेप में बदलता है। तो इस तरीके से ये कुछ स्टेप है जो मैंने आपको बताए, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ये है क्रेब्स चक्र। इसमें कुछ कंपाउंड मैंने आपको दिखाए नहीं है, जबकि मैंने बताया था कम से कम 10 कंपाउंड इसके अंदर होते हैं और 10 के 10 एंजाइम इसमें कार्य करते हैं। 10 एंजाइम 10 कंपाउंड बनेंगे, ये आपको ठीक से याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा होता क्या है, अब रासायनिक समीकरण भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका जो एसिटिक कोएंजाइम है, ये एसिटिक कोएंजाइम है, ये वाटर यानी जल के 2 अणु लेता है, FAD+ और NAD+ और GDP और IP, ये एंजाइम्स हैं। इनकी उपस्थिति में ये बनाता है कोएंजाइम ए और 2 CO2 अणु निकलते हैं और 3 NADH2 या NADH+ ऐसे लिख दीजिए। FADH2 भी लिख सकते हैं, FADH+ और एक GTP बनता है। तो इस तरीके से ये क्रेब्स चक्र में ये रिएक्शन होती है, इसे एक बार याद कर लेंगे, ध्यान देंगे। तो क्रेब्स चक्र को मैंने एक शॉर्ट मैप के द्वारा, एक नक्शे के द्वारा, चित्र के द्वारा मैंने आपको समझाया और उससे पहले मैंने आपको उसके बारे में कई छोटी छोटी बातें बताई। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को याद रखना है, पूरा बड़ा याद नहीं करना है, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। तो इस तरीके से आप क्रेब्स चक्र को याद कर सकते हैं। तो बच्चों, अब क्रेब्स चक्र के बारे में आप जाना, श्वसन क्रिया है इसमें और ग्लूकोज टूटता है और हमें ऊर्जा मिलती है ATP के रूप में। एक बार फिर थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा फिर बताने की कोशिश करता हूँ। इसके मुख्य अंश एक तो यह है कि इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकलेंगे एक क्रेब्स चक्र में, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं, जिनमें से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 NAD+ ले लेते हैं और 1 हाइड्रोजन परमाणु को FAD ले लेता है। 4 हाइड्रोजन परमाणु में से 3 को तो NAD और 1 को ले लेगा FAD। NAD और FAD की फुल फॉर्म मैंने आपको बता चुका हूं। अब 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस क्रिया में। 4 इलेक्ट्रॉनों को O2 ले लेता है, O2 ऑक्सीजन का एक अणु, और 2 जल के अणु बनाता है। कितने जल के अणु बनेंगे? 2। अब ATP भी बनता है इसमें। कैसे बनता है ATP मतलब ऊर्जा के सिक्के हैं, मैंने कहा था आपसे। तो कितनी ऊर्जा इसमें निकलेगी, चलिए आइए देखते हैं कितनी ऊर्जा निकलती है। तो इसमें जो आपके 6 NAD+ बनते हैं, क्योंकि 1 से 3 तो 2 अणु होते हैं पायरुविक अम्ल के, तो 6 यूज हो गए NAD। तो 1 NADH+ से 3 ATP बनते हैं, तो 6 × 18 ATP अणु इससे बनेंगे NADH+ से, और FADH+ से 1 से 2 ATP मिलते हैं, ये 2 बनते हैं, तो 2 दूनी 4 ATP और 2 GTP है, 1 GTP से 1 ATP बनता है। तो इस तरीके से 2 एकम 2, तो 18 4 22 और 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस में 36 या 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरीके से बच्चों क्रेब्स चक्र मैंने आपको पढ़ाया है। क्रेब्स चक्र में ये जो कुछ मुख्य बिंदु थे मैंने आपको बार बार समझाए, बार बार बताए। वैसे पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरी संभावना तो यही है कि क्रेब्स चक्र पेपर में ना आए, लेकिन अगर आ जाता है तो जो मैपिंग मैंने आपको करके दिखाई है उसी मैपिंग को याद कर लें, उसी तरीके से उसको लिख दें। एक बार लिख के मुझे दिखा भी देना, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये क्रेब्स चक्र मैंने आज आपको समझाया है। तो क्रेब्स चक्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलता रहता है
और एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, एटीपी ऊर्जा के सिक्के हैं, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। बच्चों, श्वसन फिर दो तरह का है, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत है, अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सी श्वसन में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, अनऑक्सी श्वसन में बहुत कम ऊर्जा निकलती है, ऑक्सी श्वसन की तुलना में काफी कम। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से लगभग 38 एटीपी बनते हैं, 38, और जबकि अनऑक्सी श्वसन में यानी ऑक्सीजन जब ना हो तो फिर ग्लूकोज के एक अणु से सिर्फ 2 एटीपी अणु बनते हैं। ये जो ऑक्सी श्वसन है ये लगभग सभी जीवों में होता है, और जो अनऑक्सी श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ये ऐसे जीवों में होता है जैसे जीवाणु है, कवक है और कुछ पौधे हैं। ठीक है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन के भी वो जिंदा रह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सी श्वसन में आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 बनते हैं, और जो अनऑक्सी श्वसन है उसमें अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो इस तरीके से मैंने ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन भी आपको यही बता दिया। इसके बाद मैं आपको रुधिर परिवहन तंत्र पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पूरे शरीर में परिवहन का काम करता है हमारा रुधिर। अगला टॉपिक हमारा यही होगा। तो बच्चों, तब तक आप आज का जो मेरा टॉपिक है क्रैब चक्र, इसको अच्छे से पढ़ें और इसके मुख्य बिंदुओं को याद रखें। मैं फिर कहता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन इस पर बहुत कम आता है। इसके छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं, फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, ऊर्जा किस रूप में संचित होती है पूछी जा सकती है, क्रैब चक्र कहाँ चलता है, तो इस तरीके से उसका प्रथम उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद क्या है, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। इन सारी बातों को बिंदु वाइज अपनी कॉपी पर लिख लो और उन्हें बार बार याद करो। मेरा वीडियो बार बार देखो, याद हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों, घर पर बैठकर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या बनना है, क्यों कर रहे हैं पढ़ाई, उसको भी दिमाग में बनाए रखिए। जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लिख दीजिए कि मेरी ज़िंदगी का गोल ये है, मैं ये बनना चाहता हूँ, ताकि आपके घर वाले भी उसे देखें और आपको टोके कि भाई तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर ये कैसे बन पाओगे। सबको बता दें कि मैं ये बनना चाहता हूँ, फिर वो भी आपकी मदद करेंगे आपको याद दिलाने में और आपको पढ़ाई की तरफ धकेलेंगे अगर आप कभी नहीं भी चाहते हैं तो इसलिए उनका बुरा मत मानना इस बात का। वो हमारे सबसे बड़े शिक्षक हमारे घर में भी है, वो हमें हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़ाएंगे। और बच्चों, सबसे बड़ी बात तो आप जानते हैं, कोरोना इस समय चल रहा है, उससे भी हमें बचना है, बल्कि उसको हराना है। और मैं क्या बताऊँ, उससे बचने के बारे में आप लोग सभी बहुत टीवी में देखते रहते हैं, बहुत सारी बातें हैं। भाई सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को बार बार धोएं, चेहरे पर ना लगाएं, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बाहर ना जाएं, अनावश्यक कार्य अगर है तो बिल्कुल बाहर ना जाएं, और ज़रूरी है तो निकलें। बहुत सारी बातें हैं, और घर पर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की चीज़ें खाते रहें, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती है, सर्च कर लें गूगल पर, चाहे तो मैं बता देता हूँ, आंवला खाइए, बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर होती है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और हल्दी का प्रयोग, थोड़ा दूध के साथ 1 चुटकी हल्दी लेना शुरू कर दें, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और भी बहुत सारे हमारे नुस्खे हैं, आप मेरे से ज़्यादा आपके बड़े जानते होंगे, उनसे आप ले सकते हैं। और सब्जियां भरपूर खाइए, सब्जियों का प्रयोग कीजिए, जितनी ज़्यादा हरी सब्जियां खाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी आपकी। तो बच्चों, इन शब्दों के साथ मैं यही क्लास समाप्त करता हूँ। गुड बाय, स्वस्थ रहें, आगे पढ़ते रहें।